एक सवाल कि अगर कल से पूरे दुनिया से इंडिया का तेल बंद हो जाए तो कितने दिन चलेगा इंडिया? सिर्फ 74 दिन। ये नंबर इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और रिफाइनरी कॉमर्शियल स्टॉक दोनों को मिला के एस्टिमेट है। मतलब अगर आज से तेल आना बंद हो गया तो जुलाई आते आते इंडिया रुक सकता है। बस 74 दिन के बाद पेट्रोल पंप बंद, एलपीजी नहीं मिलेगा, ट्रक नहीं चलेंगे, खाना नहीं पहुंचेगा और फैक्ट्रीज बंद। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये मार्च 2026 में हो रहा है। ईरान इजराइल वॉर और हुर्मुज पे अटैक, ट्रैफिक 90% डाउन हो गया और इंडिया के घर घर में एलपीजी सिलेंडर की कमी आ पड़ी। एक ऐसा सच जो स्कूल में नहीं पढ़ाते, जो न्यूज चैनल में नहीं आता, जो पॉलिटिशियन कभी नहीं बोलता है। इंडिया अपनी तेल की जरूरत का 88.6% बाहर से खरीदता है और हर साल 10 लाख करोड़ दूसरे देशों को बांट देता है। और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक अमेरिका का अल्टीमेटम हो या ईरान का वॉर हो या रशिया पे सैंक्शंस हो, इंडिया हमेशा दूसरों की मर्जी का मोहताज रहेगा। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो कोई नहीं बता रहा। इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी का पूरा सच, कहां से तेल आता है, कहां जाता है, क्या होगा अगर तेल बंद हो जाए और कब हम सच में आजाद होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। तो सबसे पहले एक नंबर समझो, क्योंकि ये नंबर तुम्हारी जिंदगी से डायरेक्टली जुड़े हैं। असल में इंडिया रोज 58 लाख बैरल तेल यूज करता है। एक बैरल में समझिए 159 लीटर होते हैं। मतलब रोज 92 करोड़ लीटर तेल का इस्तेमाल होता है हर एक दिन। अब सवाल आता है, इंडिया खुद कितना निकालता है तेल? 6 लाख बैरल, सिर्फ 6, और बाकी 52 लाख बैरल बाहर से मंगा लेता है। यही है इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी। और इसका बिल हर साल 120 से 150 बिलियन डॉलर के बीच होता है। मतलब इंडिया 10 लाख करोड़ के आसपास सिर्फ तेल के लिए खर्च कर देता है। ये इंडिया का पूरा एजुकेशन बजट नहीं है, ये पूरा डिफेंस बजट भी नहीं है, ये हेल्थ बजट भी नहीं है, ये सिर्फ देश के तेल का बिल है। और ये बिल हम हर साल बाहर भेजते हैं। और इसका मतलब ये है कि हर इंडियन इनडायरेक्टली 7 से 8 हजार पर साल ऑयल इंपोर्ट के लिए पे करता है। आपकी पॉकेट से जाता है, मेरे पॉकेट से जाता है, हर किसी के पॉकेट से जाता है। अब समझिए ये तेल आता कहां से है, क्योंकि यहीं पे असली खेल है। सबसे पहले सऊदी अरेबिया ट्रेडिशनली इंडिया का सबसे बड़ा ये सप्लायर है, ओपेक का लीडर है। जो ग्लोबल प्राइस हमेशा डिसाइड करता है वो सऊदी अरेबिया ही है। अब ओपेक क्या है? ये 13 देशों का एक कार्टेल है जो मिलकर डिसाइड करता है कितना तेल निकालेंगे दुनिया के लिए। अगर तेल कम निकलता है तो प्राइस बढ़ेगा, ज्यादा निकलेगा तो प्राइस गिरेगा। सऊदी अरेबिया ओपेक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसीलिए उसकी बात सब सुनते हैं। अब ये वो पावर है जो सिर्फ जमीन के नीचे तेल होने से आती है। अब दूसरा बड़ा सप्लायर है भारत का इराक। मिडिल ईस्ट का कोर है ये, वॉर प्रोन रीजन है, कभी भी यहाँ से भारत की सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। याद करिए 2003 में इराक का वॉर चल रहा था। उस वक्त दुनिया में ऑयल प्राइस एक झटके में 40% ऊपर चला गया था। सिर्फ एक देश की सप्लाई डिसरप्शन का इतना बड़ा असर पड़ा था। अब तीसरा पार्टनर है हमारा रशिया। यूक्रेन वॉर के बाद असल में रैपिडली टॉप सप्लायर में भारत के आ गया। 2022 में हमें बड़े डिस्काउंट्स मिले। मार्च 2026 में वो डिस्काउंट सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। मतलब जो फायदा था अब वो नहीं रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रशिया पे डिपेंड करना मतलब अमेरिका को भारत नाराज करेगा। ये एक जियोपॉलिटिकल कॉस्ट है जो इंडियन गवर्नमेंट को देखना है वो पे करना चाहती है नहीं करेगी। अगला पार्टनर हमारा है यूएई, जो कि एक स्टेबल कंट्री है, रिलेटिवली हमारा फ्रेंड है, लेकिन ओपेक का मेंबर है। प्राइस डिसीजन में इसका भी हिस्सा होता है। यूएई ने हाल के सालों में इंडिया के साथ 75 बिलियन डॉलर का ट्रेड डील साइन किया है। मतलब रिलेशनशिप तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अल्टीमेटली वो ओपेक के पार्टनर्स के साथ खड़ा होगा। अब अगला तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है यूएसए, जिसके साथ भारत का तेल का सप्लाई बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन डिस्टेंस और कॉस्ट यहाँ पे दोनों हमें ज्यादा आती है। एक इंटरेस्टिंग एंगल से समझिए, अमेरिका अब खुद का ऑयल नेट एक्सपोर्टर बन चुका है, इसलिए अमेरिका चाहता है इंडिया उससे तेल खरीदे। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये अमेरिका का बिजनेस भी है। और आने वाले दिनों में अमेरिका इंडिया को और ज्यादा फोर्स करेगा ताकि इंडिया उसी से ऑयल खरीदे। अब एक चीज नोटिस करिए, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, ईरान, ये सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास आते हैं। ये वही 33 किलोमीटर का रास्ता है जहां से इंडिया के इंपोर्टेड क्रूड का मेजर पोर्शन गुजरता है।
अगर ये बंद हो गया तो इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक और कॉमर्शियल स्टॉक्स मिला के कुल 70 से 75 दिन का तेल बचता है और रशिया का तेल अभी $45 पर बैरल से महंगा है। मतलब यहाँ पे फायदा हमें कम हो गया है। अब समझ आया इंडिया की सप्लाई चेन कितनी वल्नरेबल है। अब ये समझिए, ये तेल भारत में आ तो जाता है लेकिन जाता कहाँ है, खर्चे कहाँ होते हैं, क्योंकि तभी समझेंगे ये सब आपसे कितना डायरेक्टली जुड़ा है। तो सबसे पहले भारत में तेल की खपत होती है ट्रांसपोर्ट में 65 से 70%। ये सबसे बड़ा हिस्सा है। आपकी बाइक, ऑटो रिक्शा, ट्रक जो सब्जी लाता है, बस जो ऑफिस ले जाती है, ट्रेन जो माल ढोता है, इंडिया का पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम तेल पे चलता है। अगर तेल महंगा हुआ तो ट्रक का किराया बढ़ेगा, ट्रक का किराया बढ़ेगा तो टमाटर का रेट बढ़ेगा, टमाटर का रेट बढ़ेगा तो घर का बजट टूट जाता है। दूसरा सबसे बड़ा खर्च अब समझिए, 10% खर्चा एग्रीकल्चर सेक्टर में है। असल में वहां पे डीजल खेत में पंप चलाते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, हार्वेस्टर चलते हैं। किसान का अगर तेल महंगा हुआ तो खेती महंगी होगी, खाना महंगा होगा। तीसरी डिमांड है इंडस्ट्री की 15 से 20% करीब। फैक्ट्री में अब मशीन्स चलती हैं, जनरेटर चलते हैं और अगर ऑयल प्राइस बढ़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और अल्टीमेटली प्रोडक्ट महंगा होता है। अगली बड़ी डिमांड है एलपीजी की। तुम्हारे घर का चूल्हा सिलेंडर जो पहले 852 रुपए का था, 7 मार्च को 913 हो गया और अभी मार्च 2026 में ईरान इजराइल वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक हो रहे हैं। ट्रैफिक 90% कम हो गया। इंडिया का 60% असल में एलपीजी इंपोर्ट होता है, उसका 90% हिस्सा हुर्मुज से गुजरता है। लगभग 28 इंडियन वेसल्स पर्शियन गल्फ में फंसे रहे। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, इन सब जगह रेस्टोरेंट और होटल बंद होने पे आ गए और ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 2000 तक भारत में बिक रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, यही होता है डिपेंडेंसी का असली दाम। अब वो सवाल जो कोई नहीं पूछना चाहता, अगर कल से इंडिया का तेल बंद हो जाए तो क्या होगा? मैं ये डर फैलाने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक इन्फॉर्म सिटीजन बेटर डिसीजन ले पाता है। तो कुल 74 दिन में क्या होगा समझिए। 1 से 7 दिन के बीच में पैनिक बाइंग शुरू हो जाएगी। पेट्रोल पंप पे लाइन लगेंगे, गवर्नमेंट रेशनिंग अनाउंस करेगी, इसेंशियल सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस, आर्मी, पुलिस, इन सबको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। अब 8 से 30 दिन के बीच में क्या होगा? इंडिया में ट्रक्स कम चलने लगेंगे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब मेजर सिटीज में प्रॉब्लम होने लगेगी इनकी। इन्फ्लेशन स्पाइक होगा, रुपए वीक होता जाएगा। अब 30 से 74 दिन के बीच क्या होगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली स्लो हो सकता है, लोगों के घरों में पावर कट्स होने लगेंगे, एविएशन फ्यूल का क्राइसिस होगा और इकोनॉमी पे सीरियस प्रेशर आएगा। अब यहाँ गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अल्टरनेटिव अरेंज करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अगर इस सिनेरियो में कोई इजी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इसीलिए दुनिया में हर कंट्री एनर्जी सिक्योरिटी को नेशनल प्रायोरिटी बनाती है और इंडिया को भी यही करना पड़ेगा। पहले समझिए ये IEA है क्या? तो ये एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। ये 31 डेवलप्ड देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करता रहता है। इस एजेंसी ने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हर देश के पास कम से कम 90 दिन का ऑयल रिजर्व होना चाहिए। ये 90 दिन ही क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि कोई भी मेजर वार या क्राइसिस आता है तो 90 दिन से ज्यादा प्रॉब्लम रेयरली चलती है। इसीलिए 90 दिन का बफर देश को टाइम देता है कि आप अल्टरनेटिव अरेंज कर लीजिए, नेगोशिएशंस कर लीजिए और रिएक्ट करने का टाइम ले लीजिए। अब बिना 90 दिन के तुम दूसरों की टाइमलाइन पे चलते हो, अपनी नहीं। जापान के पास करीब 150 दिन का रिजर्व है और IEA का स्टैंडर्ड 90 दिन है और इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक और कॉमर्शियल स्टॉक्स मिला के कुल 70 से 75 दिन का तेल है। मतलब 15 से 20 दिन कम तेल है मिनिमम स्टैंडर्ड से। ये गैप हमें फिल करना जरूरी है। अब हम इसे दुनिया से कंपेयर करते हैं कि बाकी देश क्या कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों की कहानी से हम सीख सकते हैं। सबसे पहले आता है USA। ये एनर्जी इंडिपेंडेंट कैसे बना? असल में 2008 तक USA का भी इंडिया जैसा ही हाल था। 80% ऑयल ये भी इंपोर्ट करता था। फिर एक चीज आई, शेल रिवॉल्यूशन। अमेरिका ने अपनी जमीन के नीचे तेल निकालना सीखा, टेक्नोलॉजी डेवलप किया, इन्वेस्टमेंट किया और 2023 तक 130 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन ये करना शुरू कर चुके हैं और आज ये नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। अब अमेरिका किसी के सामने एनर्जी की नीड के लिए कभी नहीं झुकता। वैसे तो वो ऐसे भी नहीं झुकता, बट वो सेल्फ सफिशिएंट है। एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है?
एनर्जी इंडिपेंडेंस का मतलब होता है पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस। अब समझिए जर्मनी क्या करता है। जर्मनी ने अर्ली रिन्यूएबल रिवोल्यूशन किया अपने देश में। जर्मनी ने असल में कोल और न्यूक्लियर धीरे धीरे बंद किया। 2030 तक इनका 80% रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट इन्होंने सेट कर रखा है और पूरा देश उसी दिशा में चल रहा है। एनर्जी विंड उनका प्लान है, डिकेड्स लगा इसमें, लाखों करोड़ इन्होंने सालों से लगाया है, क्योंकि जर्मनी पहले ही समझ गया था कि भविष्य जो होगा वो एनर्जी का होगा। और जर्मनी अभी भी ऑयल इंपोर्ट तो करता है, लेकिन उन्होंने रिन्यूएबल ट्रांजिशन एग्रेसिवली पुश करके रखा है और आज यूरोप में क्लीन एनर्जी का जर्मनी लीडर है। अगला है जापान, जहां है स्मार्ट डिपेंडेंसी। जैसे कि जापान 90% तेल इंपोर्ट करता है, इंडिया से भी ज्यादा, लेकिन जापान के पास 150 दिन का रिजर्व है। उसके पास डाइवर्सिफाइड सप्लायर्स हैं, वो 20 से ज्यादा कंट्रियों से खरीदता है। जापान ने खुद को एलएनजी पे भी शिफ्ट किया है, जो कि क्लीनर और मोर स्टेबल ऑप्शन है। एक्चुअली जापान ने डिपेंडेंसी खत्म नहीं किया, बस डिपेंडेंसी को बेहतर मैनेज किया। अगला है एनर्जी किंग चाइना। इसके पास है स्टेट लेड स्ट्रैटेजी। असल में चाइना भी 70% इंपोर्ट करता है तेल, लेकिन चाइना ने रशिया से टाई अप किया है लॉन्ग टर्म के लिए। साथ ही चाइना ने ग्रीन हाइड्रोजन में काफी इन्वेस्ट किया है। और चाइना जब किसी भी मार्केट में उतरता है तो आप जानते ही हैं, उन्होंने ईवी रिवोल्यूशन लॉन्च किया और आज दुनिया का सबसे बड़ा ईवी मार्केट उन्हीं के पास है। सोलर पैनल जो हमारे इंडिया की छतों पे लगते हैं वो 80% चाइना में ही बनते हैं। चाइना अपनी डिपेंडेंसी पर सिस्टमेटिकली काम कर रहा है। अब आता है हमारा इंडिया। इंडिया के पास इन सब से सीखने का मौका है। सवाल ये है लेकिन क्या हम सीख रहे हैं? अब भारत की आपको असली स्थिति बताते हैं, एकदम ऑनेस्ट पिक्चर। समझिए जो जो देश में अच्छा है वो पहले आपको बताते हैं। इंडिया की रिफाइनरी कैपेसिटी 52.8 लाख बैरल पर डे है। ये स्ट्रॉन्ग है। रिलायंस का जामनगर वर्ल्ड की टॉप रिफाइनरीज में से एक है, जो कि 12.4 लाख बैरल पर डे बनाता है अकेले। इथेनॉल ब्लेंडिंग में भी हम 20% अचीव कर लिए हैं दिसंबर 2025 में ही, और टारगेट है 30% का 2030 तक, वो भी क्रैक हो सकता है अगर तरीका सही रहा तो। अगला है सोलर कैपेसिटी। 100 गीगावाट एनर्जी हम क्रॉस कर लिए हैं नवंबर 2025 में। और आता है पीएम सूर्य घर स्कीम। 20 लाख से ज्यादा देश के घरों पे रूफटॉप सोलर लग चुका है। मैंने भी सोलर लगवाया है और ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपका होगा इस देश के लिए। अब जो ठीक करना है वो समझिए क्या है। हमारा डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन डिक्लाइन पे है। मुंबई हाई जो देश का बिगेस्ट ऑयल फील्ड है, वो उसका एजिंग हो रहा है। ओएनजीसी का प्रोडक्शन भी 2030 तक कम हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक रिजर्व हमारा 70 से 75 दिन का है और स्टैंडर्ड क्या है, उससे 15 से 20 दिन हम कम हैं। और ईवीज में अभी सिर्फ 2% भारत की व्हीकल्स इलेक्ट्रिक पे हो पाई हैं। लेकिन सोचिए इंडिया में हर साल करोड़ों से ज्यादा टू व्हीलर्स बिकते हैं। अगर उनका सिर्फ 20% इलेक्ट्रिक हो जाए तो इंडिया की ऑयल डिमांड ड्रामेटिकली गिर सकती है। ये पोटेंशियल भारत के पास है, बट अभी तक रियलाइजेशन हुआ नहीं है। रिन्यूएबल में 500 गीगावाट का भारत का टारगेट है, अभी हम 250 के थोड़ा सा ऊपर हैं। लेकिन अगर प्रोग्रेस रही तो हम इस स्पीड को कैच कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इंडिया कब एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा? ऑनेस्ट जवाब देता हूं, 2050 से पहले फुली हो ही नहीं सकता, लेकिन 2030 तक हम पार्शियल इंडिपेंडेंट तो हो सकते हैं। कैसे? 3 पिलर हैं इसके पीछे। सबसे पहला पिलर, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन में भारत ने किया है, जहां 1 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंचा जा सकता है 2030 तक। अभी 6 लाख बैरल पे हैं हम, टारगेट 10 लाख का है। और इससे डिपेंडेंसी हमारी 88% से कम होकर 82 तक आ सकती है। ये एक छोटा स्टेप होगा, लेकिन जरूरी स्टेप होगा। दूसरा पिलर समझिए, रिन्यूएबल्स को सीरियसली देश को लेना पड़ेगा। 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, अभी 254 गीगावाट पे हम हैं। स्पीड को डबल करना पड़ेगा। देश की हर रूफटॉप पे सोलर होना चाहिए, हर ईवी रोड पे होनी चाहिए, हर फैक्ट्री में रिन्यूएबल एनर्जी के तरीके से ही बिजली आनी चाहिए। सोचिए इंडिया में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर बिकते हैं। अगर उनका सिर्फ 20% ही इलेक्ट्रिक हो जाए तो ऑयल डिमांड तो गिरेगी ही। और 2030 तक 44% पावर रिन्यूएबल से आए तो तेल की डिमांड सिग्निफिकेंटली कम होगी। तीसरा पिलर समझिए, स्ट्रैटेजिक रिजर्व भारत को अभी से बढ़ाना पड़ेगा। अभी हमारे पास 74 दिन का रिजर्व है, हमें इसे 90 दिन तक पहुंचाना है और स्टैंडर्ड अचीव करना होगा।
3 नए रिजर्व भारत ने ऑलरेडी प्लान किए हैं। चंदीखोल पुदुर एक्सपेंशन ये 2030 तक होगा। ये एक हमें बफर देगा भविष्य के लिए। जब भी वॉर होगा या कुछ सैंक्शंस लगेंगे, इंडिया के पास टाइम होगा कि वो नेगोशिएट कर सके किसी कंट्री के पास। जो देश एनर्जी खुद बनाता है वो देश किसी के सामने असल में नहीं झुकता है। आज की यही सप्लाई है। अब इस कहानी से सबसे बड़े आपको 3 लेसन मिलते हैं। सबसे पहला लेसन, डिपेंडेंसी किसी भी लेवल पे रिस्की होती है, चाहे देश हो या आपकी कंपनी या आपकी पर्सनल लाइफ। अगर एक ही सोर्स पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो तो वो सोर्स कभी भी तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। इंडिया ने रशिया पे डिपेंडेंसी दिखाई, अमेरिका ने तुरंत नोटिस भेज दिया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है सर्वाइवल स्ट्रेटजी। दूसरा लेसन, शॉर्ट टर्म सेविंग लॉन्ग टर्म ट्रैप बन जाती है। रशिया का सस्ता तेल 2022 में एक अच्छी डील थी, लेकिन उस डील ने इंडिया को एक वल्नरेबल पोजीशन में डाल दिया। बिजनेस में सबसे सस्ता सप्लायर हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। जो आज सस्ता है वो कल महंगा बेचेगा आपको। डिपेंडेंसी का यही चक्कर है असल में। तीसरा लेसन, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना बोरिंग लगता है जब तक इमरजेंसी देश में नहीं आती है। इंडिया का 90 दिन का रिजर्व भारत को चाहिए, ये सालों से पता है, और अभी भी हम 74 दिन पे हैं। जर्मनी ने ये 30 साल पहले करना शुरू किया था, रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट। उस समय जर्मन लोगों ने बोला इतनी जरूरत क्या है इसकी। आज जर्मनी यूरोप का रिन्यूएबल लीडर बना बैठा है। इमरजेंसी में इंफ्रास्ट्रक्चर असल में नहीं बनता, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ताकि इमरजेंसी ही ना आ पाए। तो ये था इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी का पूरा सच, जिसमें 88.6% हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। 10 लाख करोड़ के आसपास का ऑयल बिल आता है। 70 से 75 दिन का हमारे पास बस रिजर्व है और 2050 तक हम फुली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन ये देश वो है जिसने 1991 में ब्रोक होने के बाद भी खुद को बदल लिया। 2021 में कोविड का पेंडेमिक आया, उसमें भी वैक्सीन खुद बना लिया। 2023 में हम चंद्रयान मून पे उतार चुके हैं। इंडिया मुश्किल चीजें कर सकता है, इन सब का यही मतलब है। लेकिन एनर्जी इंडिपेंडेंस स्लोगन से नहीं आती, एक सिस्टम बनाने से आती है। जो देश एनर्जी इंपोर्ट करता है वो जियोपॉलिटिक्स इंपोर्ट करता है, लेकिन करने के लिए सबसे पहले इसे समझना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को सबको शेयर करिए। जो भी गैस पेट्रोल की मार से परेशान है उसको ये वीडियो दिखाइए। हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाइए, हर फाउंडर को दिखाइए और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक ये बात पहुंचाइए, ताकि हमारे सरकार के लोगों को भी ये पता चले कि हमें कितनी डिमांड है देश को। और कमेंट में बताइए इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट कब तक होगा आपके हिसाब से, 2030, 2040, 2050 या कभी नहीं। मैं पर्सनली आपके कमेंट को पढ़ूंगा और ऐसे ही डीप डाउन की स्टडीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। जय हिंद।